students. So dear students, lots and lots of love and lots and lots of blessings to you all. Well, I feel privileged to host this webinar, which is on this noble cause of upliftment of girls for the STEM education. And yes, hats off to you people as well, because you have brought it so fabulously, because this is not only on papers you are restricting, you are bringing to the doorsteps of each and every individual. So hats off to you all, sir. And so I'm before going for the lab exploration, I would like to request our Vice Principal ma'am, Dr. Meetu Singh ma'am, to please honor us with your words. Thank you, ma'am. Please, ma'am. ये जो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है, ये इस सीरीज का 3rd प्रोग्राम है। पहला हम लोगों ने इनॉग्रल किया था, उसके बाद 2nd में फिजिक्स लैब विजिट हुई है, और उसके बाद हम लोग अभी 3rd केमिस्ट्री लैब विजिट कर रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर ओपी शर्मा जी, JNV मानपुर प्रिंसिपल, and Vice Principal Srimati Pushpa Singh ma'am, and the coordinator of Vigyan Jyoti program, Mrs. Anshu Singh Avasthi ma'am, and also Alok Sharma ji, and जो भी हमारे साथ स्टूडेंट्स और फैकल्टी जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि हम लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो लैब विजिट वर्चुअल कर पा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स कॉलेज तक रीच नहीं हो सकती थी जिनकी, वो भी इस बेसिस पर हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज है, इसमें जो रायसेन कैंपस में जो कॉलेजेस हैं, एलएनसीटी भोपाल, एलएनसीटी साइंस भोपाल एंड एलएनसीटी एक्सीलेंस भोपाल, इनकी तीनों लैब की विजिट है। और हमारे यहाँ जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, एचओडी डॉक्टर लिशा कुरुप मैडम, एलएनसीटी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एचओडी, डॉक्टर वर्षा परमार मैम, एलएनसीटी एस HOD chemistry, and senior professor Dr. अंजलि तिवारी मैडम। उसके साथ साथ हमारे जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, सभी ने मिलकर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम तैयार किया है, लैब विजिट या प्रैक्टिकल्स करके शो किए हैं, और आप उसका एडवांटेज लें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। So I now request Varsha Parmar ma'am, HOD Engineering Chemistry, to please deliver your insights about this webinar. सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर वर्षा परमार, आप डॉक्टर ओपी शर्मा जी एंड वाइस प्रिंसिपल मैम पुष्पा मैम को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरे जितने भी कलीग्स एंड फ्रेंड्स हैं, उनको मैं तहे दिल से अपना नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे आपके 2 मिनट लेकर इंजीनियरिंग फील्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहूँगी। पहले हमारी सोसाइटी में इंजीनियरिंग को ऐसा प्रोफेशन माना जाता था जहाँ पर लड़कों के लिए ही, मतलब जहाँ पर लड़कों के लिए होता था इंजीनियरिंग फील्ड, पर अब सोसाइटी की सोच बदल रही है और लड़कियाँ भी इस फील्ड में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। तो इंजीनियरिंग करने के आखिर क्या फायदे हैं, क्यों हम इंजीनियरिंग को एज अ कैरियर ऑप्शन चूज करें, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो हम इंजीनियरिंग फील्ड हमें वेरियस एरियाज में कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है, लाइक सॉफ्टवेयर, मशीन, कंस्ट्रक्शन एरियाज, डिजाइन, प्रोडक्शन एरियाज में एक्सेट्रा। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है और क्रिएटिव आइडियाज को प्रैक्टिकल लाइफ में लाती है। तो ये फील्ड जो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को बढ़ावा देती है, जो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि लास्ट 2 ईयर्स से, पिछले 2 साल से कोरोना से पूरी दुनिया एकदम त्रस्त होती जा रही है, और ऐसे डिफिकल्ट टाइम में बहुत सारे नए इनोवेटिव इक्विपमेंट्स जैसे कि पोर्टेबल एयर कंसंट्रेटर्स, सैनिटाइजर यूनिट्स मार्केट में आए भी हैं। सो कहने का यहाँ पर ये मतलब कि बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है, जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि हम कहाँ किस जगह मेडिकल एड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक्सेट्रा अवेलेबल है या नहीं। तो ये सब इनोवेशंस मैकेनिकल, सिविल, IT, कंप्यूटर साइंस जैसे इंजीनियरिंग फील्ड से इनको ये संभव हो पाए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आजकल कई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ वुमेन्स कोटा अवेलेबल होता है,
जो गवर्नमेंट जॉब्स में भी वुमेन्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर काफ़ी बढ़ रही हैं। अगर आप अपने जहाँ पे मैं स्पेशली गर्ल्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि अगर आप अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं तो भी आपके पास इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि किसी भी देश का डेवलपमेंट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल एडवांसमेंट पर भी डिपेंड करता है। सो किसी भी कंट्री के डिफेंस सिस्टम में भी आपको स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में लाइक IT, CS, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन डिजाइन सेक्टर्स का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं हमें कहाँ से मिल रही हैं? ऑब्वियस है इंजीनियरिंग फील्ड से, साइंस से हमको यहाँ पर मिल रही है। तो इनके अलावा और भी बहुत सारी जिसको हम बोल सकते हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। और लाइक लास्टली इंजीनियरिंग फील्ड में हमें जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ हाईली सैलरी पैकेजेस भी प्रोवाइड होते हैं। तो जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स हैं वो इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा जाने। अभी आप देख पा रहे हैं कि जब हम लोग जब अपने स्कूल टाइम में थे वहाँ पर हमको इतना ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हम नहीं थे, ना ही हमको इतना गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता था कि हम को कौन सी फील्ड लेना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको क्या फील्ड लेके आगे, हमको हमारी आफ्टर 10 ईयर हमारी क्या प्लानिंग है, ये हम इतना नहीं सोचते थे। हमारे फादर ने बोल दिया या हमने खुद ने सोच लिया तो हमने बस इतना सोच लिया, क्योंकि हमको इतने सारे आइडियाज उस टाइम नहीं मिल पाते थे। आज इंटरनेट का जमाना है। मैंने आपको पहले कहा कि पहले बॉयज पे फोकस किया जाता था, बट अब साथ साथ गर्ल्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो फैकल्टीज हैं, जो हमको आपको जो गाइड कर रही है, बहुत बड़ा आपको उनका योगदान अपनी लाइफ में मानना चाहिए, जो हमको उस टाइम पे नहीं मिला है ना। तो इसको थोड़ा सा आप एक मोटिवेशन के तौर पर इसको लें। जो आपकी फैकल्टी, आपके वाइस प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल OP शर्मा सर आपके लिए जो इतना वेबिनार प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं, इसका एडवांटेज आप लें और सोचें समझें और आगे की एटलीस्ट 5 ईयर की आप प्लानिंग करें अभी से। ऐसा नहीं कि हमको इंजीनियरिंग करनी है या हमको किसी साइंस की फील्ड में ही जाना है। क्यों जाना है, किस लिए जाना है, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में अभी से होना चाहिए। उसका लास्ट में आपको क्या एडवांटेज है, आपको क्या उसका आउटकम मिला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। नहीं तो आप क्या करेंगे, उसने बताया आप वहां चल दिए, उसने बताया आप वहां चल दिए। सबसे आप जो है सजेशन लीजिए, शांति से बैठ के इसको सोचिए, आगे के 5 साल की प्लानिंग कीजिए और उसके बाद उसको करने में आप This is our engineering chemistry lab, which we perform our chemistry practicals. As you all see, there are some instruments, glassware, with the help of which we perform various practicals here. And now we take you for the lab visit. First of all, you can see some glassware which are familiar to you, and these are burette stand, pipette, conical flask, funnel, etc., and used in a titration which you have performed in your 12th class. This is the water distillation unit. It is used to prepare distilled water. Now, how the distilled water prepared by this? What is the use of distilled water in the lab? We will discuss it later. Now we move to the instrument side. This is the digital balance or electronic balance used for weighing the chemicals for preparing solutions. Okay, this is muffle furnace used to convert the things into ash. Ash means आप समझते होंगे, राख हम जिसको बोलते हैं. So we use this instrument in the analysis of coal to determine how much ash contain
present in coal sample. Okay, this is hot air oven used to determine the total dissolved solid in water. As we know, in water there are many impurities present in dissolved form, and on evaporating the water in the hot air slowly, all dissolved impurities are precipitated out, and after weighing the precipitate we can find how much impurities are present in dissolved form. This is the Radford viscometer number 1, and this is the Radford viscometer number 2. It is used to find out the change of viscosity of lubricating oil with changing temperature. As lubricating oil are used in our daily life in various machines, and when these machines run out, it generates heat. This heat may vary the viscosity of oil used there. Thus, how the viscosity of oil sample varies by changing the temperature, we can find out with this apparatus. Now move to the other side. Here you can see 3 apparatus. This is Abel's apparatus closed cup. This is Penske Martin closed cup. And last one is Cleveland open cup apparatus. All these 3 apparatus, Abel's apparatus closed cup, Penske Martin closed cup, and Cleveland open cup, used to determine flash and fire point of the lubricating oil. Now the question is, what is flash point and what is fire point? But before this, we have to know what is the lubricant. Lubricant is a substance introduced between 2 moving, sliding or rolling surface to reduce the friction between them. That means कि one metal surface and another metal surface, जब हम इसको rub करते हैं, friction आपका generate होता है, ठीक है? So a rolling surface to reduce the friction between them and to improve the efficiency and reduce the bearing of the machine. In all types of machines, all moving, sliding or rolling surfaces rub against each other. This mutual rubbing of the parts generates friction, which offers resistance to their relative motion, and thus result the bearing of the machine parts. So this need the continuously repeated replacement of the parts. So we need to apply some substance called lubricant to remove this friction and to absorb local heat generated. As oil are the petroleum product and running machines generates heat, so there are the chances of catching fire or evaporation of oil. Therefore, we must know up to which temperature we can easily use our oil without any hazards or loss. Therefore, we find out the flash and fire point of the lubricating oil. Now, what is flash point and what is fire point? Flash point, it is defined as the lowest temperature at which it gives off vapors that will ignite for a moment when a small or tiny flame is brought near to it. This is called a flash point. And fire point? Fire point, and it is defined as the lowest temperature at which the vapors of the oil burn continuously for at least 3 to 5 seconds when a small or tiny flame is brought near to it. What is the significance of this practical? The significance of the practical is to determine at which temperature fire hazards can cause and to know at what temperature evaporation loss can occur at higher operating temperature conditions. So, knowledge of flash and fire point in the precautionary measures against fire hazards and evaporation loss. हम
अभी आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बता रहे हैं जहाँ पे आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि किसी भी गिवन लुब्रिकेटिंग ऑयल का आप फ्लैश एंड फायर पॉइंट किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो विद दिस क्लीवलैंड apparatus we can easily determine the flash and fire point of any lubricating oil and thus can decide up to which safer temperature we can use it. This is the Cleveland Open Cup apparatus and this is the oil. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टूटी फूटी ऑयल यूज किया है, जहाँ हम स्कूटी में और स्कूटर्स में इस ऑयल का यूज करते हैं। दिस इज द ऑयल, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज द ऑयल, यहाँ पे हमने ऑयल कप में ऑयल को हमने फीड किया है एंड काफ़ी इसमें टाइम लगता है, इसलिए ऑलरेडी हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। यहाँ हमने स्विच स्टार्ट किया और ये हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक थर्मोसेंसर एंड डिस्प्ले यूनिट का हमने यूज़ किया है। फर्स्टली क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल, ओके, चिमनी, स्प्लिट लैंप जिसको हम बोलते हैं, घर में हम इसको चिमनी बोलते हैं, ओके, मैच बॉक्स, वुड स्टिक, ऑयल कप। ऑयल कप जो है आप ब्रास का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, मेटल का भी ले सकते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है, एक मार्क तक हमने इसको फिल किया हुआ है, एंड सेंसर। उसके बाद हमने यहाँ पर डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया है फॉर टेम्परेचर देखने के लिए। एंड चूँकि हम जो सेंसर है, जो ऑयल कप में हमने डिप किया है, सेंसर की जगह हम चाहें तो मैनुअली थर्मामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल हो, ओके। कि हमने ऑलरेडी ये थर्मामीटर को ऑन कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। आप देख सकते हैं कि अभी आप यहाँ पर हमको वेपर्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होती दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे ये 90 और अप टू 100 और 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, धीरे धीरे हमको वेपर्स यहाँ पर फॉर्म होना दिखाई देने लगेंगे। थोड़ा वेट करते हैं हम। 93 है, जैसे जैसे 100, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वेपर्स अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट तब तक हम अपना यहाँ पर स्प्लिट लैंप ऑन करके रखते हैं और अब हम यहाँ पर फ्लैश पॉइंट को चेक करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने वुड स्टिक लिया और मैंने हीट को उन वेपर्स के ऊपर मैं यहाँ पर लेके गई, क्योंकि 90 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इस तरीके से यहाँ पर चेक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें कोई फ्लैश पॉइंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार हमको वुड स्टिक को वेपर्स के ऊपर लेके जाना है। जिस तरीके से आपको इनफ वेपर्स आपको फॉर्म होंगी, आपको एक स्पार्क जनरेट होगा, जैसे टॉर्च का ऑन और ऑफ होना फॉर अ सेकेंड के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ फ्लैश पॉइंट। बिटवीन 5 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको वुड स्टिक को वेपर्स के ऊपर लेके जाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी वेपर्स फॉर्म नहीं हुए, तो आप फिर वेट करिए जब तक कि आपका टेम्परेचर अगेन +5 डिग्री इंक्रीज नहीं हो जाता। आपको एकदम तैयार रहना है, क्योंकि फ्लैश पॉइंट एक स्पार्क आपका जनरेट होता है। अगर आपने उसको मिस किया, दोबारा आपका लोअर टेम्परेचर पर आपको फ्लैश पॉइंट अगेन देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं 105 10 पे आएगा, फिर मैं अगेन चेक करूंगी। कभी कभी आपका फ्लैश पॉइंट 190 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हमको मिलता है, तो इसमें थोड़ा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है आपको। एंड फायर पॉइंट जो है वो फ्लैश पॉइंट के बाद हमको देखने को मिलेगा, तो पहले फ्लैश पॉइंट आएगा एंड आफ्टर दैट फायर पॉइंट।
आप देख सकते हैं वेपर्स हमको मिल रही हैं यहाँ पर। और थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आपको थोड़ा दूर से लेना है, क्योंकि कभी कभी चूँकि हमने जो ऑयल हमने टूटी फ्रूटी या कैरोसिन ऑयल भी हम इसमें जो यूज़ करते हैं, कभी कभी आग लगने के चांसेस भी होते हैं। तो आपको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ वुड स्टिक को यूज़ करना है। This is called the flash point, noted at 143 degree centigrade. This is called the flash point. You can see, आपने देखा होगा कि फ्लैश पॉइंट में एक स्पार्क हमको जनरेट हुआ। दिस इज फ्लैश पॉइंट, फर्स्ट और लोएस्ट टेम्परेचर पर जो फ्लैश पॉइंट हमको देखने को मिला है। आफ्टर दैट धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और अब हमको आफ्टर 5 and 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमको यहाँ पर फायर पॉइंट देखने को मिलेगा। पहले फ्लैश पॉइंट आएगा, आफ्टर दैट फायर पॉइंट। अब आप देख सकते हैं टेम्परेचर 62 जा रहा है और यहाँ पर हमको फायर पॉइंट देखने को मिलेगा। आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करेंगे, जो ऑयल वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, तभी एग्जैक्टली आपको फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द फायर पॉइंट। नाउ वी नोटेड 179 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लैश एंड फायर पॉइंट हमें ये बताता है कि हीटिंग कंडीशन में किस टेम्परेचर पर फायर हजार्ड हो सकता है, तो हमें अपने ऑयल को उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देना है। एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट हमेशा ऑपरेटिंग कंडीशन से 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से हम फ्लैश एंड फायर पॉइंट मशीन में ऑपरेटिंग कंडीशन से होने वाले फायर हजार्ड्स के बारे में हमको अवेयर होना है, हमको पता चल जाता है और उस हिसाब से हम उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ उन पर्टिकुलर मशीन पार्ट्स में हम यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े से लिमिटेड जो है टाइम में हमने आपको क्लीवलैंड ओपन कप के थ्रू हमने आपको फ्लैश एंड फायर पॉइंट गिवन लुब्रिकेटिंग ऑयल का लेते हुए दिखाया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बच्चों अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत इंसाइट मिला होगा कि लुब्रिकेंट्स जब हम टेस्टिंग करते हैं, मतलब लुब्रिकेंट्स की टेस्टिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज देयर वी विल बी नीडिंग where to use that lubricant, at what higher temperatures we should be using that lubricant, या कितने low temperatures तक हम उस lubricant को use कर सकते हैं। तो आज जैसे डॉक्टर वर्षा परमार मैम ने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से अगर हम लुब्रिकेंट के फ्लैश एंड फायर पॉइंट की टेस्टिंग करें तो हमें क्या पता चलेगा इससे कि हम उस लुब्रिकेंट को कितने हायर वर्किंग रेंज हो सकती है, हमें किस टाइप की मशीनरीज में उसे यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमारे पास अगर लुब्रिकेंट का फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता चल जाए हमें, तो उस बेसिस पे अपन क्या करते हैं, उन्हें मशीनरीज में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन बोलें कि कोई स्विंग मशीन है या फिर आपके वॉचेस की बात करें तो ये डेलिकेट मशीन्स हैं, है ना। तो ये डेलिकेट मशीन्स में आप इस टाइप का लुब्रिकेंट यूज करोगे जिसमें हमें कम में भी अगर वो फ्लैश एंड फायर दे रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अगर आप हेवी ड्यूटी मशीन में ऐसा लुब्रिकेंट यूज करो जिसमें लो फ्लैश एंड फायर पॉइंट जा रहा है, तो क्या होगा, आग लगने की चांसेस हो सकती हैं। दूसरी बात है कि आपका जो ऑयल है वो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, इट विल जस्ट वेपराइज आउट। Okay, that means it will leave your metal surface again for wear and tear. तो हमें lubricants की टेस्टिंग बहुत जरूरी रहती है। अब जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो दिखाने जा रही हूँ, that is based on water analysis. आपके घरों में पानी आता है, आपका जो हम बोलते हैं पानी, it's a universal solvent, isn't it? So we are using water for so many purposes. Means just leave the domestic purposes. We are using it for industrial. So many industries are using your water, isn't it? अगर हम बेसिकली देखें कि जो डाई इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर है, शुगर इंडस्ट्री है, तो ये यहाँ हर जगह आपका जो वाटर यूज हो रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो अगर आपका पानी प्योर नहीं है, आपके पानी में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो क्या हो सकता है, आपका जो
आप जहाँ पे भी वो चीज यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डाई बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, डाई मतलब होता है कोई एक ऑर्गेनिक कलरेंट आप बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, हो सकता है कि वो मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके, अगर मेटल की इम्प्योरिटीज हैं तो उसके साथ रिएक्ट करके वो कुछ और ही कलर दे दे, है ना। आप बनाना चाहते थे बिल्कुल वेलवेट रेड और आपका बन गया बिल्कुल लाइट रेड, तो क्या होगा, आपकी क्वालिटी जो टेक्सटाइल की है वो भी खराब हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि आपको 2 अलग अलग तरीके की शुगर जो है मार्केट्स में मिलती है ना। कुछ बिल्कुल ही चूरा टाइप का रहता है और कुछ जो है अच्छे बिल्कुल बढ़िया क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहता है। तो जब हम चूरा टाइप का जो शुगर देखते हैं, जो आप लोग को शक्कर जो मार्केट में मिलता है, वो यही सीधे सीधे आपको एक चीज बताता है कि ये जो है अच्छे पानी में नहीं बना है। क्योंकि अगर ऐसा पानी यूज होता है जो इम्प्योरिटी से भरा हुआ है, and if you are using that water for crystallization, your crystallization will never be perfect. So in order to get a good crystal, you should be using pure water. तो जो next video है, that is on water analysis, on hardness and alkalinity. So मैं वो भी video चला रही हूँ. Just enjoy that video. Good morning all of you. I am Dr. Shraddha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, LNCT Group of Colleges, भोपाल। आज मैं यहाँ पर आपको वाटर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे हार्डनेस और अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं। अल्कलिनिटी होती क्या है? अल्कलिनिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। There are 3 ions which are responsible for alkalinity. They are hydroxide ion, carbonate ion and bicarbonate ions. So it is a type of neutralization titration. न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में क्या होता है? यहाँ पर हम एसिड बेस को जब रिएक्ट करते हैं तो जो रिएक्शन होती है वहाँ पर वाटर और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, जो कि हम एसिड बेस इंडिकेटर के थ्रू डिटरमाइन कर रहे हैं। और एक स्टैंडर्ड एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज करके बनाया है, दैट इज NY50 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम टाइट्रेट करते हैं। Why we find out alkalinity? There are some advantages as well as disadvantages. Advantages are it is a health protector for human being, as well as it is important for aquatic life as well as fishes. But caustic embrittlement is a type of corrosion. जहाँ पर हाईली अल्कलाइन वाटर, जिससे NaOH और KOH के कारण जो बॉयलर मटेरियल है वो आपस में रिएक्ट कर कर सोडियम फेरोएट बना लेता है, जो कि क्रैकिंग प्रोड्यूस करता है, उसको कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट या अल्कलिनिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। देन the requirement for this experiment, firstly material required is burette stand, funnel, pipette, then conical flask. But chemical requirement for this experiment is we take NY50 sulfuric acid. There are 2 indicators. Phenolphthalein, it is an acidic indicator. Methyl orange, it is basic indicator. Then हमको किसकी निकालनी है यहाँ पर अल्कलिनिटी? हम किसी भी वाटर सैंपल की निकाल सकते हैं, चाहे वो रिवर वाटर हो, स्ट्रीम वाटर हो, वेल वाटर हो, ट्यूबवेल वाटर हो, किसी भी वाटर की हम अल्कलिनिटी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लैब में एक प्रिपेयर्ड वाटर सैंपल की अल्कलिनिटी निकाल रहे हैं। What is the procedure of this experiment? Firstly, we have to clean and rinse the burette and fill the sulfuric acid solution in a burette. Burette में हम NY50 जो कि स्टैंडर्डाइज किया हुआ सॉल्यूशन है, हम उसको फिल करते हैं। Then क्योंकि ब्यूरेट की हमारे पास जो कैपेसिटी है इट इज 50 ml, तो हम 0.0 ml तक इसको मेजर करके फिल कर लेते हैं। देन पिपेट आउट 10 ml ऑफ वाटर सैंपल इन अ कोनिकल फ्लास्क।
2 drops of phenolphthalein indicators. जो कलर है आपके पास वो पिंक कलर है ड्यू टू हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आयंस। तो हमने जब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला तो यहाँ पर कलर पिंक आया। इसका मतलब है कि हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट हो सकता है या कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। तो जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है 2 आयंस को न्यूट्रलाइज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट, बट ये फुल कार्बोनेट को यहाँ पर न्यूट्रलाइज नहीं करता है। हाफ ऑफ द कार्बोनेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय फिनोफ्थलीन इंडिकेटर और जो रिमेनिंग कार्बोनेट है वो मिथाइल ऑरेंज से हम न्यूट्रलाइज करते हैं। तो पहले हम जब टाइट्रेट करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, तो वहां पर जो कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। हम फिनोफ्थलीन के साथ जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पर जो कलर पिंक से डिसअपीयर हो रहा है वो हमारा फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट हम डिटरमाइन करते हैं और उसको V1 ml के थ्रू लिखते हैं। इसी प्रकार से जो हम रीडिंग नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, इट इज V1 ml विद फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट। ओके, देन नेक्स्ट हम जब सेम सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो कलर अपीयर होता है इट इज ऑरेंज कलर। जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते हैं तो वहाँ पर हमको रेडिश ऑरेंज कलर मिलता है, जो कि मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट होता है। मिथाइल ऑरेंज से हम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस तीनों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बट फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ हम हाइड्रोक्साइड और हाफ ऑफ कार्बोनेट आयन को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस रीडिंग को हम मिथाइल ऑरेंज, जैसे यहाँ पर V2 ml हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट होता है। इस टाइट्रेशन को हम नॉर्मलिटी इक्वेशन होती है जैसे N1V1 इक्वल्स टू N2V2, उसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन जो भी वाटर सैंपल है उसकी हम नॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग to all of you. Namaste to all of you. Welcome to LNCT Group of Colleges, Bhopal. Myself Prashant Pandey, Associate Professor, Department of Engineering Chemistry. Today we will we are going to discuss about the practical regarding the determination of hardness of water. First of all, we would like to define the hardness. What is exactly hardness? So hardness is a particular type of property or tendency in which water is encountered with some particular salts, especially the chloride or sulfate salts or carbonate salts of magnesium and calcium ions, and some traces with aluminium ions or manganese ions or iron ions. So we can define the particular hardness, the presence of certain salts, chloride salts, sulfate salts or carbonate salts of calcium and magnesium ions. It is termed as the hardness. Basically, there is we have also definitions. The soap consuming capacity of water is called as the hardness, and the capacity or the tendency of water which actually prevent the lathering of soap during the cleansing or during the washing of particular things with water, it is also called as the hardness. So in a laboratory, how can we determine the hardness exactly? So we have a practical regarding this particular determination of hardness. It is called as complexometric EDTA titration. So in this particular titration, we perform a
experiment in which we determine the hardness of a water sample. So what is the object of the particular practical? The object can we can say object to determine the hardness in parts per million or milligram per liter of a water sample with the help of EDTA solution and the idiochrome black tea indicator. So this is the object of our practical, and now we would like to discuss about the glasswares which are used in this particular practical. So we have some glasswares. First of all, we have this particular type of burette. This is the burette stand. This is burette, and to fill the solutions, we have also a funnel. So we insert the funnel here, and there are some glasswares. This is the EDTA solution. You can find here the EDTA solution. This is the ammonia buffer solution. This is the water sample which is used here to determine the hardness. This is a particular black tea indicator, and this is the standard hard water. So you may find here these particular type of solutions. This is the well-known conical flask, and we have also this particular type of cylinder, measuring cylinder, and there is a dropper also. So we also use this particular glaze tile, white glaze tile. It is useful to determine the color and also to read the reading from the burette. Okay, so very first, this is the water sample. You may find here, this is the water sample. This particular water sample is called as hard water sample. You may find here is SHW. SHW means the standard hard water. Standard hard water means a particular type of water whose strength is known to us, whose hardness is known to us. The hardness of this particular water sample is 1 gram per liter. We make this water hard with the help of calcium carbonate. Then we also have this particular this is the water sample of unknown water sample. This is the standard hard water, and as I told earlier, this is the standard hard water whose strength is known to us. 1 gram per liter is the strength. This is the water sample. We would like to determine the hardness of this particular water sample. We also have this particular EDTA solution. It is the ethylene diamine tetraacetic acid. But I would like to clarify you, EDTA is not so good water soluble salt. It is not a water soluble. It is sparingly water soluble. So we use its disodium salt of EDTA, which is soluble. So EDTA can make soluble with the help of disodium salt of EDTA. And this particular indicator, you may see here, this is the idiochrome black tea indicator. It is a dye, and it is used as a idiochrome black tea indicator. This particular solution is called as buffer solution. It is the combination of ammonium chloride and ammonium hydroxide, and it is used to maintain the pH of this particular practical. In this particular practical, we have to maintain the pH at 8 to 11 or almost 10, near about 10 or 11. Why this particular pH is maintained here? The answer is this particular idiochrome black tea indicator actually works in the alkaline medium. So we have a water sample which is already contains some salts, and when we use this water and introduce the acid EDTA from the burette, the medium gets changed to the acidic one. So to maintain the pH of the medium, to work this particular idiochrome black tea indicator, it expresses itself in the color change, by the color change. So that is why we introduce or we use this particular buffer solution. Okay, let's start the practical. First of all, we pour this particular EDTA solution in the burette,
and remove this funnel from here, and you may find here the air gap. So to remove the air gap, we pressurize this particular to remove the air gap and to maintain the 50 ml solution. Okay, so after that release the pressure and just stop the meniscus at the sign of 0. So here we have set the meniscus. After that we take the standard hard water from the reagent bottle with the help of this particular pipette and put the index finger on the top of the pipette and release the pressure and there is a mark, and we take the solution up to the mark and 10 ml exactly is measured. Transfer the solution in the conical flask. Touch the bottom of the pipette and transfer all the liquid, all the solution, all the standard hard water in the conical flask. Okay. After that, gently remove the pipette and then add 2 ml of buffer solution, 2 ml of ammonia buffer solution with the help of this measuring cylinder. We take 2 ml of buffer solution and transfer it into the conical flask. After that, we have added here this particular solution to maintain the pH of this particular liquid or standard hard water at 9 to 11 or 10 or 11. That means we basically produce alkaline medium. Okay, and after that add 2 drops or 1 drop of heliochrome black tea indicator. Okay, so you may find here a wine red color. This is a wine red color. After that we introduce here the sodium we introduce here this particular EDTA solution and gently shake the solution. When endpoint comes, the sky blue color comes. When endpoint is about to come, sky blue color is introduced in the conical flask. Just add drop by drop solution, so you may find a exact endpoint at the end of the practical. Okay, the color is going to change in a sky blue texture. Slowly I am adding here, I am pouring here continuously the EDTA solution in the conical flask. Okay, this is the conical flask and we adding, and this is the color change. You may find here the particular wine red color. Actually, particular wine red color converts into the sky blue color. The indication from the sky blue color is the reaction is completed now. Okay, after that we, with the help of this tile, we would like to confirm the reading. The reading here, this mark lower meniscus shows the 16.4.
Okay, so this is the value of this particular first reading. After that, we go for the second term to find out the consecutive same reading, concordant same reading. We would like to confirm this particular reading 16.4 is confirmed or not. So we would like to go for the second step. We repeat this second step. Okay, now I am not showing the second step. I am just going to titrate the our unknown water sample. This is the unknown water sample. It is simply tap water. With the tap water, we also perform the same. Procedure. So okay. So now after that we refill this burette up to the mark, and 50 ml exactly we would like to, and this is the meniscus, and you may find here the 50 ml exactly in the burette, the particular this EDTA solution. After that, now we introduce the water sample, unknown water sample. This is the unknown water sample. Release the pressure of index finger slowly, gently, and the meniscus coincide with the particular mark of 20 ml, and just transfer the solution in the conical flask. Okay, after that introduce 1 to 2 ml, simply 2 ml, the ammonia buffer solution. This is the ammonia buffer solution. This is the ammonia buffer solution, 2 ml, and after that we add indicator, 2 drops of Eriochrome black tea indicator. Eriochrome black tea indicator, this is the wine red color. Once again we introduce the EDTA solution, disodium salt of EDTA solution continuously in our, and this is the end point. Okay, so this is the double step titration. What is the first step? First step is with the standard hot water, and second step with unknown hot water. Okay, so with the help of standard hot water, whose strength is known to us, we calculate the normality of this unknown water sample, and after that we calculate the hardness in terms of parts per million or milligram per liter, and the parameter of the hardness of water from 0 to 16 milligram per liter, it is called as soft water. From 16 to 70 or 80, it is called as slightly hard water. From 70 to 120, it is called as moderately hard water. From 120 to 80 ppm or milligram per liter, it is called as hard water, and above the 180 ppm, it is called as the hardest water. So we generally use the particular water from the range 120 to 180 ppm. Okay, thank you very much. Okay, thank you, students. I think you must have got a little bit insights about the practicals we perform, isn't it? So, Alok sir, if you want to take up the mic. Alok sir.
Am I audible to all? Well, I have unmuted you people. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible, but Alok sir is not audible. Okay, no, it's no problem. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome, sir. My pleasure. Before the end of this fruitful webinar, I am requested to respected and learned Vice Principal Madam Srimati Pushpa Singh, JNB Manpur, to give vote of thanks. Madam, please. DP, Okay, madam. thank you, sir. Thank you, all. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Am I audible, ma'am? Yes, Lisha, ma'am. Audible? Perfectly, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So, good evening to all of you, ma'am. All the members. Respected Vice Principal, ma'am, Dr. Meetu Singh, LNCT Group. Respected Dr. Lisha Kurup, HOD Engineering, Chemistry Department, LNCT Group. Dr. Varsha Parmar, ma'am, HOD Engineering, Chemistry Department, LNCTS Group. Associate Professors, Dr. Shraddha Sharma, Dr. Prashant Pandya ji, all technical officers and persons related to presentation of this wonderful webinar, all the members, whether they have helped directly or indirectly to successful conduction of this virtual lab visit. Respected O.P. Sharma sir, Principal JNV Indore, Shri Alok Sharma ji, PGT Chemistry, JNV Indore, and all my dear students of Vigyan Jyoti team. First of all, I would like to thank the management team of LNCT Group of Bhopal, who permitted our Vigyan Jyoti team, our students to visit this virtual lab meet, because with the help of this webinar, our students, they got the opportunity to visit your physics lab, and today it was chemistry lab. Again, I must say that this visit was very, very fruitful for our students. I'm very hopeful that our students have been too much benefited by your program, ma'am. I watched all lab visits, the programs which were presented by Dr. Varsha Parmar, ma'am. Dr. If I am right, her name was Shraddha Sharma, ma'am, Associate Professor. Dr. Prashant Pandya ji. Very nicely and simply, they explained, they demonstrated the flash point of lubricants, hardness of water, and alkaline nature of chemicals or water. So it was very wonderful. I'm very thankful to Vice Principal ma'am once again, Dr. Meetu Singh ma'am, Dr. Lisha Kurup ma'am, Dr. Varsha Parmar ma'am, all associate professors like Shraddha Sharma ma'am and Prashant Pandya ji, our technical officers of LNCT Group, all persons who helped the successful conduction of this program, this webinar, whether they have helped directly or indirectly. And at the last, our team, that is JNV Indore team, our principal sir, my sincere thanks to him also. And our anchor, coordinator of today's program, that is Alok Sharma ji, PGT Chemistry of our Vidyalaya, and our students, Vigyan Jyoti team, and other students of JNV Indore. I'm also very thankful for them also. So, ma'am, over to you, ma'am. It was again a wonderful and very nice, very simple program. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Good evening to all of you. Thank you, madam. All the students so much have benefited. So let us end this meeting now, ma'am. Yeah. Sure, ma'am. Okay, then all the best wishes to all the students and regards to all of you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, ma'am.